2005 में हबीबुद्दीन टूसी ने ताजमहल को अपना कहने का क्लेम किया है, क्योंकि उनका कहना है कि वो मुगलों के वंशज हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कॉज मुगल्स के वंशज तो ये लोग हैं। इतने गरीब कैसे? यही सोच रहे हो ना? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मुगल्स जिन्होंने सदियों हिंदुस्तान पे यानी बरसगीर पे हुकूमत की। तो आज उन मुगल्स जो हमारे बादशाह थे, मुसलमान मुगल्स एम्पायर्स थी बहुत बड़ी दुनिया में, और दुनिया में उनका बोलबाला था और डंका बोलता था। तो आज हम उन्हीं मुगल्स की आज की औलादों के बारे में जानने वाले हैं कि आज आखिर शाहजहां या जितने भी बड़े बड़े मुगल्स आए उनकी औलादें कहाँ हैं। टीपू सुल्तान और ये लोग जितने भी बड़े बड़े हमारे मुसलमानों के अहम तरीन किरदार हैं, आज उनकी औलादों के साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या उन्हें हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं, और उनकी औलादों के साथ आज क्या हो रहा है, कहाँ हैं और कहाँ बसती हैं, और उनकी क्या हालत है, ये सारी वीडियो में आज हम तफसीलात जानेंगे दोस्तों। लेट्स सी। भाई, और क्या आप जानते हैं कि ताजमहल कंप्लीट होने के बाद शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? ये बात एक मिथ है। हाँ, ये बात जरूर है कि शाहजहां ने अपने मजदूरों को किसी और राजा के लिए काम करने के लिए मना कर दिया था। इनडायरेक्टली उनके हाथ बांध दिए गए थे, जिस चीज को मिस इंटरप्रेट करके और थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर आगरा के गाइड से ये मिथ प्रोपोगेट किया है। इनफैक्ट इस बात को ये फैक्ट प्रूव भी करता है कि ताजमहल कंप्लीट होने के बाद शाहजहानाबाद का कंस्ट्रक्शन हुआ था और मजदूरों के हाथ ही नहीं होते तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन नहीं पाता, राइट? बट रिसेंटली 2005 में हबीबुद्दीन टूसी ने ताजमहल को अपना कहने का क्लेम किया है, क्योंकि उनका कहना है कि वो मुगलों के वंशज हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कॉज मुगल्स के वंशज तो ये लोग हैं। इतने गरीब कैसे? यही सोच रहे हो ना? वेल, चलो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइटल, मुगल्स आज कहाँ हैं? अब इन्हें देख के आप मुझे ये बात बताइए कि आपको क्या लगता है ये कौन हो सकते हैं? कोई राह चलते गरीब इंसान या कोई ऐसे इंसान जिस पर आप कुछ खास ध्यान नहीं दोगे, राइट? लेकिन मानो या ना मानो, ये कोई और नहीं बल्कि मुगल्स के वंशज हैं। जी हाँ, वही अकबर वाले मुगल्स। अब फॉर एग्जाम्पल इनसे मिलिए। ये हैदराबाद चंचलगुड़ा इलाके में मुगलों की एक फैमिली है जो कि किराए के एक घर में रहती है, और इतना ही नहीं, ये एक और फैमिली है जो कोलकाता में रहती है। इन्हें तो किराए का घर तक नसीब नहीं है। हावड़ा में वर्कर्स की एक झोपड़पट्टी में ये अपने दिन निकाल रहे हैं। बट आज जहाँ भी ये लोग रह रहे हो, ये सब देख के आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये लोग हैं कौन और कैसे रिलेटेड है मुगल से? वेल, लास्ट ऑफिशियल मुगल एम्परर द बहादुर शाह जफर II जब तक गद्दी पर आए तब तक गद्दी में ताकत नहीं, बस रुई बची थी। मतलब कि सिर्फ नाम का मुगल एम्पायर था, क्योंकि दिल्ली के बाहर इनकी कहीं नहीं चलती थी। और ये लोग इसी लास्ट ऑफिशियल मुगल एम्परर के वंशज होने का दावा करते हैं। और मीडिया की बात करें, मीडिया और लाइमलाइट में दो प्रोमिनेंट फैमिलीज का ही नाम सामने आता है। एक फैमिली जो कि कोलकाता और मुंबई में स्प्लिट है, वो है सुल्ताना बेगम की फैमिली। सुल्ताना बेगम बेदार भक्त की बीवी है, जो कि बहादुर शाह जफर के पड़पोते थे। और जो दूसरी फैमिली टूसीज है, वो रहती है हैदराबाद में प्रिंसेस लैला उमानी की, जो कि मिर्जा प्यारे की वाइफ थी। लेकिन हाल फिलहाल कुछ सालों पहले इन सब के बीच में एक न्यू कैरेक्टर उभर कर आए हैं जो काफी दिखाई देते हैं। ये मीडिया में पहले एक दो बार तो आ चुके हैं, लेकिन 2017 से इनका लाइमलाइट में आना एक रूटीन सा हो गया है। इनका नाम है प्रिंस हबीबुद्दीन टूसी। ये अपने आप को हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस ऑफ मुगल्स कहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ तक की न्यूज चैनल्स में भी अपनी नस्ल का ऐलान करते फिरते हैं। पर जहाँ ये प्रिंस ऑफ मुगल्स जो हर जगह अपने आप का ऐलान करते हुए घुसते हैं, ये पिछले कुछ सालों में ही लाइमलाइट में आए हैं। सो क्या बाकी लोगों की मीडिया में डिस्कवरी भी इतनी ही लेट हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। सुल्ताना बेगम का नाम आर्टिकल्स और मीडिया में 1980 में उनके हस्बैंड बेदार भक्त की डेथ के बाद से आता ही रहा है। बट यहाँ ये बात तो है कि हैदराबाद में रहने वाली प्रिंसेस लैला उमानी की फैमिली का नाम एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए सामने आया था। ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी 2002 में और इसके डायरेक्टर थे अरिजीत सिंह। अब अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहते हो तो इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द लिविंग मुगल्स, फ्रॉम रॉयलिटी टू एनोनिमिटी। उस डॉक्यूमेंट्री से ये पब्लिक की नजरों में आए थे और तब से ही ज्यादातर बस इन दो फैमिलीज के बारे में ही हमें सुनने को मिलता है। लेकिन एक ऐसा एम्पायर जो इतना पावरफुल था कि वो रिलीजियस लीडर्स और तो और लोगों को एग्जीक्यूट भी बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकता था, आखिर उनका पावर और पैसा गया कहाँ?
1837 में जब बहादुर शाह जफर को राजा बनाया गया था, तब तक उनका भी इस गिरते हुए राज्य को संभालने का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। और जब 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ मशहूर इंडियन रिवेलियन में उन्होंने हिस्सा लिया और सपोर्ट किया, तब उन पर ट्रायल हुआ था, जिसमें उन पर 4 चार्जेस लगे थे। नंबर 1, रिवेलियन का सहारा देना। नंबर 2, अपने खुद के लड़के को रिवेल करने के लिए कहना। नंबर 3, रिवेलियन के लिए रिसोर्सेज जमा करना। और नंबर 4, यूरोपियंस के मर्डर में मदद करना। इन सब चार्जेस के चलते देश से निकाल दिया गया और ब्रिटिश कंट्रोल बर्मा के रंगून शहर में भेज दिया गया था। तो कुछ इस तरह से मुगल्स एम्पायर खत्म हुआ और आज उनके जो वंशज हैं वो मुगलों से रिलेटेड होने के रीजन से तो अपने लिए पेंशन मांग ही रहे हैं, लेकिन उनका कहना ये भी है कि बहादुर शाह जफर ब्रिटिशर्स के आगे नहीं झुके और एक फ्रीडम फाइटर थे। तो सरकार को इस बात को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उनके डिसेंडेंट्स यानी वंशजों को आज उस हिसाब से कुछ बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए। तो मतलब मुगल एम्पायर की हालत खस्ता तो चल ही रही थी, मगर आज के मुगलों का हाल और उनका पैसा अगर लास्ट ऑफिशियल मुगल सरताज बहादुर शाह जफर से भी कंपेयर करते हैं तो उनकी दौलत में आखिर कितनी गिरावट आई है। मुगल एम्पायर के लास्ट ईयर में उनके पास कितनी वेल्थ थी, इसका कोई डेडिकेटेड रिकॉर्ड या फिर डेटा तो किसी ने नहीं रखा है, ना मुगलों ने और ना ब्रिटिशर्स ने। लेकिन मुगल एम्पायर को ऑफिशियली एंड करने के लिए बहादुर शाह के दरबार की चीजों की नीलामी की गई थी, जिसमें से सिर्फ 3 चीजें, बहादुर शाह का क्राउन और 2 थ्रोन चेयर, आज रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट जो कि लंदन में एक म्यूजियम है उसका हिस्सा है। इन्हें खरीदा था इंग्लैंड के एक ऑफिसर रॉबर्ट टाइटलर ने और 1860 में इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने इन चीजों को रॉयल हाउस को उस समय 500 पाउंड में बेचा था, जिसकी आज वैल्यू है 62,65,946 रुपए। और ये दाम सिर्फ उस दरबार के 3 चीजों का है। तो कंपेयर टू दैट आज उनकी वेल्थ कितनी है? सुल्ताना बेगम को एट द एंड ऑफ द मंथ सरकार की तरफ से 6,000 रुपए की पेंशन मिलती है। बाकी जो टूसी फैमिली के हेड हैं, निजामुद्दीन टूसी, उनकी गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट की पेंशन आती है। बट ये तो बात हो गई कि आज के वंशजों की वेल्थ कितनी है, लेकिन जो मुगल प्रॉपर्टीज आज सरकार के कंट्रोल में, क्या उसमें से कोई भी आज के मुगल्स को अलॉटेड है? ऐसे काफी केसेस हुए हैं जहाँ फॉर्मर रॉयल फैमिलीज के वंशजों को सरकार ने रहने के लिए प्रॉपर्टी अलॉट की है, जैसे की मलचा महल के फेमस केस। इस केस में एक फैमिली ने अवध के लास्ट निजाम के वंशज होने का क्लेम किया था और 10 साल लंबे धरनों, केसेस और पब्लिक स्ट्रगल के बाद 1980s में उन्हें मालचा महल, जो कि 14th सेंचुरी में तुगलक डायनेस्टी का हंटिंग लॉज हुआ करता था और जो आज दिल्ली शहर आउटस्कर्ट्स में है, उन्हें वो अलॉट किया गया था। तो हो सकता है मुगलों का भी ऐसा कोई केस हो जहां उन्हें प्रॉपर्टी अलॉट की गई हो, लेकिन बॉस ऐसा नहीं है। वैसे तो ऑलमोस्ट जिनका भी नाम मीडिया में आता है वो या तो पॉवर्टी में रह जाते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास हैं। और प्रिंस हबीबुद्दीन टूसी जो कि मीडिया में काफी दिखाई देते हैं, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल की माने तो वो एक मुगल इन्वेस्टमेंट LLC करके किसी कंपनी में चेयरमैन है, लेकिन वो भी आज किसी पुश्तैनी घर में नहीं रह रहे हैं। इसे आयरनी कह सकते हैं कि उस डायनेस्टी के वंशज जिन्होंने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्रिएट किया था, आज उनके पास ना रहने के लिए लैंड है और ना ही खर्च करने के लिए रेवेन्यू। जब्ती या फिर दहशाला सिस्टम जो टोडरमल, जो कि अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बनाया था, जिसमें जमीन को उपजाऊ से लेकर बंजर तक अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया था। ये इसलिए ताकि उन जमीनों पर टैक्स लगाना इजी हो सके। इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि जिसे सारी दुनिया में अकबर द ग्रेट कहा जाता है, उसे डिसलेक्सिया था। यस, जिसमें शब्द उल्टे दिखते हैं, उसकी बीमारी थी। वही बीमारी जो तारे जमीन पर फिल्म में ईशान अवस्थी को थी। लेकिन जस्ट बिकॉज कोई मुगल डिसेंडेंट आज पुश्तैनी घर या प्रॉपर्टी में नहीं रहता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बड़े बड़े हवाई क्लेम्स नहीं किए हैं। 2021 में सुल्ताना बेगम ने सीधा रेड फोर्ट पर ही क्लेम कर लिया था, जिसके बारे में ये 2007 से सोच रहे थे, क्योंकि रेड फोर्ट मुगलों का ऑफिशियल रेसिडेंस हुआ करता था। उसके हिसाब से रेड फोर्ट आज उनका होना चाहिए। सरकार का जवाब इस विषय पर था कि वो करीब 150 साल लेट हैं क्लेम करने के लिए। लेकिन सिर्फ ये इकलौता क्लेम नहीं आया है। 2019 में जो अपने आप को प्रिंस ऑफ मुगल्स कहते हैं, इन्हीं हबीबुद्दीन टूसी ने कहा कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में ये सबसे पहली ईंट रखेंगे और वो भी सोने की। और इतना ही नहीं, बल्कि राम मंदिर को बनने भी देंगे, बस वहाँ का जो लैंड है वो इनके नाम कर दिया जाए। इसके पीछे का इनका लॉजिक था कि बाबर ने वहाँ मस्जिद बनवाई थी, तो आज वो जगह इनकी यानी कि मुगलों के वंशज की होनी चाहिए। मगर ठहरो, इनका किया हुआ ये इकलौता क्लेम नहीं है। 2005 में इन्हीं ने ताजमहल पर भी क्लेम किया था, जो सुन के ऑब्वियसली सरकार ने इनके क्लेम को रफा दफा कर दिया था। तो क्या सिर्फ मुगलों के ही वंशज ऐसे हैं जिनके पास रॉयल खून तो है लेकिन रॉयल पैसा बिल्कुल नहीं? तो उसका जवाब आपको सुनने को मिलेगा, नहीं।
इंडिया में वैसे तो आज भी काफी सारे अमीर रॉयल फैमिलीज हैं, लेकिन सबका ये हाल नहीं है। जैसे कि टीपू सुल्तान के जो वंशज हैं, आज वो किसी जगह पर राज नहीं कर रहे हैं और ना ही उनका कोई बड़ा बिजनेस है। वो आज रिक्शा खींचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जहाँ किसी जमाने में ये उड़ीसा के टाइगरिया इलाके के बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, वही आज राजा ब्रजलाल खाने के लिए भी गांव के लोगों द्वारा दिए गए दान पर डिपेंड करते हैं और एक मिट्टी के घर में रहते हैं। उनका ये कहना है कि वो उस समय एक राजा थे और आज वो एक रंक है, लेकिन उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब आप जान चुके हैं कि सिर्फ मुगलों के ही वंशज नहीं, बल्कि और भी कुछ लोग जिनके पास रॉयल खून तो है लेकिन रॉयल अमीरी नहीं है। इतना ही नहीं, आज की तारीख में वो कहाँ और कैसे रह रहे हैं वो भी। बट क्या इतने ही केसेस हैं? आपके इस बारे में क्या ख्याल है? तो दोस्तों, हमने आज देखा इस वीडियो में कि किस तरह से मुगल्स जो इतनी इतनी बड़ी एम्पायर्स थीं और जिनके जिनके घोड़े जिस ज़मीन पे जाके रुक जाते थे वो ज़मीन फतह हो जाया करती थी, तो आज उनकी औलादें, आज हमारे वो मुसलमान भाई बहन वो किस हालत में हैं और सरकार उन्हें पेंशन भी नहीं देती और उन्हें रहने के लिए घर भी नहीं दिया। तो हमारा उनसे ये मुतालबा है, हमारा ये उनसे एक एहतजाज है, एक एहतजाजी वीडियो है कि जितने भी मुग़ल एम्पायर्स के जो औलादें हैं, जो उनके आगे संभालने वाले हैं, उनको कम से कम एक-एक घर जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रह सकें, देना चाहिए और कुछ पेंशन जिसके साथ वो अपना खाना-पानी चला सकें, वो देना चाहिए सरकार को। सरकार को रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो इस ज़मीन पर हुकूमत करते आए और जिन्होंने ये ज़मीनें फ़तह की और आज ये मनसबों पर बैठे हैं, तो इन्हें ये इनका हक बनता है कि ये उन लोगों का ख्याल करें कि जो रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।